ओके, ऑडिबल? सबको सुनाई दे रहा? ओके, नाउ लेट्स गेट ऑन। मेरे ख्याल से सबको इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि यू आर सपोज टू पुट योर कैमरा ऑन, और आई बीन इंस्ट्रक्टेड किसी का भी कैमरा बंद है एग्जिट करा दीजिए, नो प्रॉब्लम। और कैमरा सिर्फ सीलिंग की तरफ नहीं होना मांगता है, ठीक है? इट हैज टू बी पॉइंटिंग टू योर फेस। व्हाट इज टू डू विद द सीलिंग है, ओके? And everybody has to go with the same thing. So do not go by the logics like you can think and act accordingly. ठीक है? सबको कहा गया है ना? Everybody has been told, right? So do this necessary. Yeah. चलिए, let's get started. हम लोग को कहा गया है, ठीक है? हम लोग कर रहे थे लास्ट टाइम पे ग्रीन केमिस्ट्री एंड नैनो केमिस्ट्री। वी स्टार्टेड विद द कॉन्सेप्ट, और ग्रीन केमिस्ट्री और नैनो केमिस्ट्री के अंदर हमने कहा ग्रीन केमिस्ट्री से शुरुआत हम लोग करेंगे। ग्रीन केमिस्ट्री का मतलब होता है कि आप केमिस्ट्री का इस्तेमाल किस तरह करते हैं, और केमिस्ट्री को इस्तेमाल करने के लिए द वे यू यूज केमिस्ट्री, द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज इट शुड बी यूज्ड इन द मोस्ट एफिशिएंट फैशन। बहुत सारी चीजें हैं जो किया जा सकता है, जैसे एटम्स हैं, तो एटम्स के साथ में यू कैन हैव फॉर्मेशन ऑफ एन एटॉमिक बॉम्ब, ओके? और यू कैन यूज फॉर पीसफुल पर्पस लाइक इलेक्ट्रिसिटी कैन बी जनरेटेड, यानी इतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है कि कमी नहीं रहे। लेकिन वर्ल्ड में दोनों चीजें होती हैं, एक इफेक्टिव यूज जो हम कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरा फॉर वॉर पर्पस, जहां पे हर कंट्री तैयार होती है वर्ल्ड में। तो पॉल एनेस्टिस इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, और इन्होंने कहा कि अगर केमिस्ट्री का सही इस्तेमाल करना है, क्योंकि आज पॉपुलेशन से लेके एनवायरमेंटल पोल्यूशन से लेके हर चीज में हम लोग ने अर्थ के ऊपर जो किया है, ठीक है, तो अर्थ का बदला भी हमारे साथ में है, ठीक है? एवरीथिंग इज कमिंग बैक ऑन अस, ओके? और ये चीज है कि आप केमिस्ट्री को किस तरह से इस्तेमाल करेंगे सही तरीके से। सो प्रिंसिपल्स वर सेटअप, और इसमें से दो प्रिंसिपल्स हम लोग ने देखे। एक था जिसके बारे में हमने बात किया, सस्टेनेबल, यानी अगर आपको कोई चीज को सस्टेन करना है, लंबे समय तक किसी चीज को लंबे समय तक चलाना है, देन केमिस्ट्री शुड बी रन इन अ परफेक्ट फैशन, ठीक है? तो उसमें हम लोग ने देखा, सबसे पहले आया जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी, यानी आपने जो भी वेस्ट बनाया है, अगर आप उसका इस्तेमाल वापस कर सकते हो एंड यू कैन यूटिलाइज इट टू प्रोड्यूस समथिंग एल्स, तो आपका जो वेस्ट बना है वो जीरो हो जाएगा और हमारा काम चलता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ने लिया, अगर मेरे पास में एक थर्मल पावर स्टेशन है, यानी मुझे हीट जनरेट करना है, तो मैं कोल का इस्तेमाल कर सकता हूँ, कोयले का इस्तेमाल कर सकता हूँ। नाउ आई विल यूज कोल टू जनरेट थर्मल पावर, आई गेट द थर्मल पावर जनरेटेड, लेकिन जो कोयला मैंने इस्तेमाल किया वो कोयला क्या हो जाएगा? इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ऐश, राख में बदल जाएगा। अब इस राख का मैं क्या करूं? अगर मुझे एक थर्मल पावर स्टेशन चलाना है तो मुझे लाखों टन कोयला चाहिए, ठीक है? लाख एंड टन ऑफ कोल आई रिक्वायर, और ये कोल क्या होता है? बर्न होता है तो उसके बाद में ऐश में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम लोग क्या करते थे? इस ऐश को फेंक देते थे। अब हम लोग ऐसा नहीं करते, इस ऐश को लेते हैं, ठीक है, इस राख को लेते हैं और उसको हम लोग यूज करते हैं, बिकॉज दिस इज वेस्टेज, राइट? इट्स 100% वेस्टेज। तो आपको क्या करना है? इसको यूज करना है वापस, अगर हम कर सकते हैं तो हम लोग ने वो टेक्नोलॉजी निकाली जिससे इस राख को मैं यूज कर सकता हूं एज अ स्टार्टिंग मटेरियल टू मेक ब्रिक्स एंड सीमेंट। तो उसी राख से मैंने ब्रिक्स और सीमेंट बना दिए, ठीक है, विच एक्ट एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर देम। तो मैंने उस वेस्ट का इस्तेमाल वापस कर लिया। इसको कहते हैं जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी। यानी हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास में वेस्टेज है उसका हम सही इस्तेमाल करें। आज प्लास्टिक्स होते हैं, प्लास्टिक का हम इस्तेमाल करते हैं, आप उठा के प्लास्टिक फेंक देते हो। आपने प्लास्टिक फेंक दिया, लेकिन अगर ये कहीं जाता है, किसी के पेट में जाता है, कुछ भी होता है, तो प्रॉब्लम वाला काम है। एक एग्जाम्पल मैं हमेशा देता हूं, कुछ समय पहले एक व्हेल जो मछली है, ठीक है,
वो सी शोर पे आ गई और उसका जब पेट ओपन किया गया, मर गई थी वो, पेट ओपन किया गया तो देखा उसमें 800 किलो प्लास्टिक था। कितना? 800 केजी ऑफ प्लास्टिक। कैन यू इमेजिन दिस? बिकॉज उसको नहीं मालूम है कि आपने जो समुद्र में फेंका है उसको खाना है कि नहीं खाना है, उसको अपना पेट भरना है, उसने खा लिया। 800 किलो प्लास्टिक अगर एक व्हेल के अंदर हो सकता है तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो सही नहीं है, क्योंकि प्लास्टिक डिग्रेड नहीं होते। अगर आपके पास प्लास्टिक है, आप उसको 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल भी यूज करें, उसको कुछ नहीं होता। तो हम लोग ने क्या किया, इस प्लास्टिक को भी रिसाइकल करना शुरू किया, उससे कुछ ऐसी चीजें बनाई जिसका इस्तेमाल मैं कर सकता हूँ। एंड दैट आई वॉन्ट टू टर्न इन टू अ जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे हम लोग ने पहला कार्य यही किया कि हमारे पास में थर्मल पावर स्टेशन से निकलने वाले कोयले की राख को हम लोग ने वापस यूज किया और उसे क्या बनाया, ब्रिक्स एंड सीमेंट। और ब्रिक्स और सीमेंट हमको लगते रहते हैं, तो हमारा काम हो गया। दूसरा हम लोग ने किया, सेकंड उन्होंने कहा कि यूज एटम इकोनॉमी। अब हमको ये चीज से पता है कि हमारा जो सिस्टम है, जो पूरा बना हुआ है, उस सिस्टम में हमारे पास स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड का लिक्विड, लिक्विड का गैस, गैस का लिक्विड, लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्शन होता रहता है। आइस का पानी, पानी का वाटर वेपर, वाटर वेपर को कंडेंस करोगे तो फिर से लिक्विड यानी कि वाटर, फ्रीज करोगे फिर से आइस। तो ये कॉम्बिनेशन वर्क करते रहते हैं। अब इस कॉम्बिनेशन में अगर मैं एटम्स का इस्तेमाल करूं, ठीक है, एटम विच इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, सबसे छोटा होता है, इससे छोटा कुछ नहीं होता है, ठीक है, फॉर एन एटम, ठीक है, और इस एटम को मैं मिनिमम यूज करूं तो भी मैं बहुत कुछ सेव कर सकता हूं। क्योंकि हम लोग ने एक एग्जांपल देखा एटम एफिशिएंसी पे, जहां पे मैंने यूज किया और बनाया 1 क्लोरोब्यूटेन, ठीक है, या 1 ब्रोमोब्यूटेन मैंने बनाया, और उसमें मैंने दिखाया कि 49% के आसपास की सेविंग हो सकती है। यानी कि आप एनर्जी सेव कर सकते हो, टाइम सेव कर सकते हो, और साथ में टेक्नोलॉजी का यूज करके बेहतरीन तरीके से हम लोग हमारे यहाँ पे केमिस्ट्री को कंट्रोल कर सकते हैं। ये दो फैक्टर हम लोग ने देखे थे लास्ट टाइम, ठीक है। इज दिस क्लियर विद एवरीबॉडी? ये दो फैक्टर हम लोग ने किए थे, ठीक है, और हम लोग को शुरू करना है थर्ड फैक्टर। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके, लेट्स मूव ऑन विद द थर्ड फैक्टर। लिख लीजिए फैक्टर नंबर 3, ठीक है। तो ये हम लोग ने इंट्रोडक्शन पार्ट किया था। फैक्टर नंबर 3 लिखिए। ओके, ये हम लोग एटॉमिक इकोनॉमी के बारे में बात किया था, फॉर्मूला यूज किया था। ये परसेंटेज इकोनॉमी। आई होप यू आर एबल टू सी ऑन द स्क्रीन। नेक्स्ट लिखिए, लेस हैजार्डस केमिकल सिंथेसिस। लेस हैजार्डस केमिकल synthesis. Sir, can't see the screen. You can't see the screen. Wait. Can you see it now? I hope so. Yeah. Yes, sir. Yeah. Third point is less hazardous chemical synthesis. Less hazardous chemical synthesis. Now, जब हम बात करते हैं लेस हैजार्डस केमिकल सिंथेसिस के बारे में, तो हमको उन केमिकल का इस्तेमाल करना है जो सबसे कम हैजार्डस हो, यानी कि ह्यूमन बीइंग के ऊपर उसका इंपैक्ट सबसे कम हो। अब हम लोग क्या करते थे, हम लोग आज भी करते हैं, वी आर यूजिंग समथिंग विच इज कॉल्ड एज DDT। DDT, DDT का फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो, ये लिख लें क्योंकि ये आपको दोनों जगह काम आएगा। डाइक्लोरो डाइफिनाइल, ठीक है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, इट इज ट्राइक्लोरोइथेन, DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, इट इज ट्राई, TRI, ओके। DDT सुना है आप लोग ने? डू यू नो अबाउट DDT? किसी ने देखा है DDT? यस और नो? हाँ या ना? नो। नो। और कोई भी ऐसा नहीं है जिसने नहीं देखा है।
कोई भी ऐसा नहीं है जिसने नहीं देखा है, ठीक है। अभी फिलहाल इस मौसम में बारिश के आपके घर के सामने, ठीक है, एक व्हाइट पाउडर डाला जाता है, ठीक है। ये व्हाइट पाउडर डालने वाली है बीएमसी, ठीक है। तो ये व्हाइट पाउडर जो होता है, डाला है ना, घर के सामने देखते हैं ना व्हाइट पाउडर डालते हैं। कभी गैस का इस्तेमाल किया जाता है, दे स्प्रे सम गैसेस एंड ऑल, दैट इज डीडीटी, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ये है डीडीटी। ये किसके लिए होता है मालूम है? मॉस्किटोज को किल करने के लिए। क्या होता है, बारिश के मौसम में पानी स्टैग्नेंट हो जाता है, ठीक है। पानी एक जगह जम जाता है, ठीक है, और उसके पॉट होल्स बन जाते हैं, जिसमें पानी में मच्छर ब्रीड करना शुरू कर देते हैं। मच्छर की संख्या काफी बढ़ जाती है, मॉस्किटोज। तो उसको किल करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं डीडीटी। 1948 में बनाया गया था इसको, और काफी लंबे समय से इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं। इंडिया इज अ वेरी बिग कंट्री, और डीडीटी इज वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट मैनर, बिकॉज एक जर्मिसाइड है, ठीक है, इंसेक्टिसाइड है, किल करने के लिए मॉस्किटोज को। और हमारे घर के आजू बाजू में स्प्रे किया जाता है, ठीक है, ताकि वाटर से और मॉस्किटोज से होने वाली बीमारी हम तक ना पहुंचे, ठीक है। और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है बारिश के सीजन में। अब आप देखिए, कल मुंबई के अंदर एक दिन की बारिश आई है, ठीक है, एंड एवरीथिंग इज स्टैग्नेंट। दुनिया भर में हर जगह अगर आप देखेंगे, मुंबई के अंदर पानी भर गया। सो स्टैग्नेंसी होती है। जब पानी भर जाता है तो वहां पे मॉस्किटो ब्रीडिंग इंक्रीज हो जाती है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम यूज करते हैं डीडीटी। काफी सालों से यूज कर रहे हैं, काफी सस्ता है एज कंपेयर टू अदर प्रोडक्ट्स। लेकिन अब हमको ये मालूम पड़ा है कि डीडीटी से, ठीक है, सबसे पहले एसिडिटी बढ़ रही है सॉइल की। यानी वो जब अंदर जाता है तो क्या करता है, एसिड बना रहा है, ठीक है। और जब ये एसिड बनाएगा तो मेरे जितने प्लांट्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंने पूरी टेक्नोलॉजी को बंद तो नहीं कर दिया, लेकिन मैंने स्विच ओवर करने की कोशिश की है टू अ बेटर टेक्नोलॉजी। और टू अ बेटर टेक्नोलॉजी शिफ्ट करने के लिए अब मैं यूज करता हूं BHC। मैं अब ये यूज करता हूं इंस्टेड ऑफ डीडीटी। कोशिश कर रहा हूं, मैं चेंजेस कर रहा हूं, लेकिन BHC बहुत महंगा है, ठीक है, एज कंपेयर टू डीडीटी। इसीलिए हमको परेशानियां आ रही है, लेकिन हम लोग कोशिश जरूर करते हैं बेटर टेक्नोलॉजी के लिए शिफ्ट करने के लिए। तो ये क्या कहता है कि लेस हैजार्डस, यानी आपको जो हैजार्डस कम लगे आपको उसका इस्तेमाल करना चाहिए। अब अगर आप यहां देखोगे तो हम लोग यूज करते थे डीडीटी, लेकिन अब मैं यूज कर रहा हूं BHC, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। तो लिख लीजिए, अब इस्तेमाल किया जाता है BHC का, ठीक है, BHC। तो आप देखेंगे इसमें दिया वही है, डीडीटी जो होता है मॉस्किटो को कंट्रोल करने के लिए होता है। लेकिन अब हम लोग ने देखा कि डीडीटी इज हार्मफुल टू लिविंग थिंग्स, तो हम लोग ने क्या यूज करना चालू किया, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, BHC। लेकिन ये महंगा है, ठीक है, तो मैं पूरी तरह से तो इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैंने 50% भी चेंज ओवर कर दिया तो मेरा काम भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। केमिकल सिंथेसिस में यूज कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, उसको मैं यूज कर रहा हूं फॉर मॉस्किटो ब्रीडिंग को निकालने के लिए। तो BHC इज मच मोर सुपीरियर टू डीडीटी, लेकिन अफोर्डेबल भी तो होना चाहिए। कल अगर अफोर्ड ही नहीं कर पाऊंगा तो पूरे हिंदुस्तान में इसको यूज कैसे करूंगा? बिकॉज आप एक ही बार यूज करके नहीं छोड़ सकते, उसको आपको साल में 5, 10, 15, 20 बार यूज करना होता है, एवरी 15 डेज में एक बार। और बारिश के मौसम में तो करीबन 2-3 बार इस्तेमाल हो जाता है मंथ में, ठीक है। तो जब इसके बारे में हम बात करते हैं तो दे आर लेस हजार्डस, ठीक है, विच इज BHC। इज दिस क्लियर? समझ में आ गया? BHC का दूसरा नाम है गैमेक्सिन और इंडलिंडेन, ठीक है, ये रहा, ये लिखा हुआ है BHC इज कॉल्ड एज गैमेक्सिन, इसका लास्ट वर्ड गैमेक्सिन और लिंडेन। तो MCQ आता है और पूछा जाता है BHC, तो उसका दूसरा नाम क्या है? तो एक नाम हो सकता है गैमेक्सिन और दूसरा हो सकता है लिंडेन, ठीक है। तो 3 नामों से इसको जाना जाता है, BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, या फिर गैमेक्सिन, या फिर लिंडेन, या फिर लिंडेन। ठीक है, कंफर्टेबल है सब लोग? कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहां तक? इज इट ओके? Yes, sir. Okay. Let's move to the fourth point. Designing safer chemicals. Designing safer chemicals. Designing safer chemicals.
नाउ डिजाइनिंग सेफर केमिकल से एक बात बता दूं कि आप बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल करते हो, यू यूज मेनी थिंग्स यू डू नॉट नो। इसमें से एक एग्जांपल देता हूं। जैसे अगर मुझे बनाना है एडिपिक एसिड, जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में बनाएंगे जब हम लोग पॉलीमर करेंगे, अगर मुझे बनाना है एडिपिक एसिड तो मुझे इस्तेमाल करना होता है बेंजीन का। आई एम सपोज टू यूज बेंजीन, ठीक है। सो इट इज समथिंग लाइक दिस। ऑलराइट, if I'm supposed to make, this is point number 4, if I'm supposed to make adipic acid, I'm supposed to use something which is called as benzene। मैं बेंजीन का इस्तेमाल कर सकता हूं। अब बेंजीन जो है, ठीक है, हमको मालूम है C6H6 बेंजीन का फॉर्मूला होता है, और बेंजीन जो है हमको लैब में मिलता है, लेकिन ये बहुत हैजार्डस है, ठीक है। यानी कि अगर इसका इस्तेमाल लॉन्ग टर्म के लिए किया जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं कार्सिनोजेनिक इफेक्ट। कार्सिनोजेनिक, कार्सिनोजेनिक का मतलब होता है कैंसर प्रोड्यूसिंग, कैंसर प्रोड्यूसिंग। आशा लिख सकते हो, कार्सिनोजेनिक। Sir, repeat from carcinogenic. कार्सिनोजेनिक स्पेलिंग देखा लिखा है Sir, repeat CARCINO। the statement from. Okay, benzene can cause carcinogenic effect। benzene can cause carcinogenic effect, और ब्रैकेट में लिखिए कैंसर प्रोड्यूसिंग, यानी बेंजीन से आपको कैंसर हो सकता है। ओके, बेंजीन से कैंसर हो सकता है। अब ये बेंजीन हमको कहाँ मिलता है और इसका इफेक्ट हम पर क्यों होगा, तो बताता हूं कि क्यों होगा और कैसे होगा। रोड जब बनती है आपके घर के आगे, जो रोड बनती है, डांबर की रोड बनती है, देखा है ना, डांबर की रोड बनते हुए सब लोग ने, ठीक है ना। Yes. तो उसमें से जो आपको एक अरोमा आती है, स्मेल आती है, ठीक है ना, या खुशबू आती है, क्या ले, तो ये जो है वो है बेंजीन, ठीक है। बेंजीन इज बीइंग रिलीज्ड। जब डांबर की रोड बनती है उस समय उसमें से बेंजीन रिलीज होता है, और बेंजीन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोकार्बन, ठीक है। हम लोग ने हाइड्रोकार्बन में पढ़ा, तो हम लोग ने पढ़ा अल्केन के बारे में, अल्कीन के बारे में, अल्काइन के बारे में, ठीक है ना, क्योंकि उसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन यूज होता है। तो यहां पे जब हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, तो हाइड्रोकार्बन्स में सबसे पहले आता है बेंजीन। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बेंजीन, क्यों? सबसे ज्यादा कार्बन कौन रिलीज करता है? बेंजीन। फॉर्मूला क्या है? C6H6, राइट। तो फॉर्मूला इज C6H6, यानी एक मॉलिक्यूल में से कार्बन कितने रिलीज होंगे? 6, ठीक है। अब ये अगर बार बार अगर कोई इसको इनहेल करता रहे तो ये कार्सिनोजेनिक है। इसका मतलब क्या हो सकता है कि आपको कैंसर हो सकता है, ठीक है। तो सोचिए उन लोगों के बारे में जो डांबर की रोड्स बनाते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं, और हर बार वो तो वही काम कर रहे हैं, तो उसकी जो इनहेलिंग है बेंजीन की, उनकी बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा वो लेते हैं, तो कैंसर होने के चांसेस उनको सबसे ज्यादा है। तो एडिपिक एसिड बनाना है मुझे, ठीक है, जिससे मैं नायलॉन की रस्सी बनाना चाहता हूं, तो एडिपिक एसिड एक एग्जाम्पल है, क्या बनेगा उसमें से। उसके लिए चाहिए बेंजीन, और बेंजीन होता है कार्सिनोजेनिक। तो कोई भी चीज अगर यूज करनी तो मैं क्या करूंगा, कोई चीज से मुझे पता है कैंसर होने वाला है, तो मैं उस चीज का इस्तेमाल करूंगा क्या? नहीं करूंगा, या उसका मिनिमम यूज करूंगा। तो कहते हैं कि आपको डिजाइन करनी चाहिए सेफर केमिकल। तो आज हम लोग ने उस चीज को रिप्लेस करने की कोशिश की है, ठीक है। अभी अगर डांबर की रोड बनाऊंगा तो मुझे मालूम है बेंजीन निकलना ही है, तो आजकल मैं डांबर की रोड नहीं बना रहा। अब आप देखोगे सीमेंट की रोड्स बन रही है हर जगह, है ना। आप देखोगे सीमेंट की पक्की रोड्स बनती हैं, और ये रोड क्यों बनाई जाती हैं? महंगी जरूर है, लेकिन ये 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल तक इनको कुछ नहीं होता। डांबर की रोड में बार बार आपके पॉटहोल्स आ जाते हैं, गड्ढे आ जाते हैं, क्योंकि वो रोड केव इन कर जाती है। लेकिन जब हम लोग इससे बेहतर चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आज हम लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इज दिस क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, तो यूज सेफर केमिकल्स, ठीक है, दैट इज पॉइंट नंबर 4। क्लियर है?
प्रथम, वेदांत, सिद्धि। हम्म चलिए, ओके। तो ये है डिजाइनिंग सेफर केमिकल्स, और ये है सेफर केमिकल्स आपके जिसको डिजाइन करना चाहिए विच आर लेस टॉक्सिक। ठीक है, तो लेस टॉक्सिक। और मैं आपको बताऊं कि मतलब हम लोग जैसे आगे चलेंगे, आई टेल यू ऑल्सो कि व्हाट एग्जैक्टली हैज हैपेंड अक्रॉस द वर्ल्ड। आज बहुत सारी ट्रेजेडीज ऐसी हुई हैं जो इंडिया में भी हुई है, जिसका इस्तेमाल करने के बाद हम लोग को अंदाजा भी नहीं रहा कि क्या हो सकता है करके, और ऐसा भी हुआ है। इंडिया हैज पेड अ लॉट फॉर दैट, हैज पेड अ लॉट। तो ये देखिए, एडिपिक एसिड वाइडली यूज्ड इन पॉलीमर इंडस्ट्री, बेंजीन इज द स्टार्टिंग मटेरियल एंड दैट इज कार्सिनोजेनिक। ये कार्सिनोजेनिक है। कार्सिनोजेनिक का मतलब होता है कैंसर प्रोड्यूसिंग। ठीक है, तो इसीलिए अब हम लोग ने उसको रिप्लेस करना शुरू किया है। ओके, यस। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, यूज सेफर सॉल्वेंट्स एंड ऑक्सिलरीज। तो लिख लीजिए पॉइंट नंबर 5, यूज सेफर सॉल्वेंट्स एंड ऑक्सिलरीज। सेफर सॉल्वेंट्स एंड ऑक्सिलरीज, ठीक है, पॉइंट नंबर 5। नाउ हमको पता है अच्छी तरह से, हम लोग इनहेल करते हैं ऑक्सीजन और एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ये प्रोसेस आपकी तब से शुरू होती है जब से आप जिंदगी में आते हो। द मोमेंट यू स्टार्ट योर लाइफ, द फर्स्ट थिंग यू डू इज inhale oxygen, exhale carbon dioxide, inhale oxygen, exhale carbon dioxide, until your last breath. This remains with you, this remains with you। ठीक है, so आप जब तक जिंदा हो तब तक आप सांस लोगे तो इनहेल करोगे ऑक्सीजन, एक्सहेल करोगे कार्बन डाइऑक्साइड, इनहेल ऑक्सीजन, एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड। तो मेरा कार्बन डाइऑक्साइड से नाता है, आई हैव अ रिलेशन विद कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, आई एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड, सही है। तो अगर मुझे कोई ऐसी चीज दी जाए उसकी जगह पे कि यार ये काम तो करना है, और इस काम को करने के लिए आई एम यूजिंग समथिंग लाइक मिथिलीन डाइक्लोराइड और क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये बहुत डेंजरस होते हैं। ठीक है ना, तो आई ट्राई टू यूज द सॉल्वेंट्स विच आर एब्सोल्युटली स्टेबल, सो दे आर मोर स्टेबल, करेक्ट। तो मुझे उस चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए हमेशा जो सेफर हो सके, और अगर उसका इस्तेमाल करता हूं तो मुझे कोई डेंजरस चीजें नजर नहीं आएंगी। हाँ, मुझे मालूम है कार्बन डाइऑक्साइड डेफिनेटली हमारे एनवायरमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहा है, लेकिन वो डिस्ट्रॉय जो कर रहा है वो काफी कम है एज कंपेयर टू इफ आई यूज समथिंग एल्स। एग्जांपल देता हूं आपको मैं, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस। नाउ लेट्स इमेजिन इफ आई यूज समथिंग लाइक मिथिलीन डाइक्लोराइड। मिथिलीन डाइक्लोराइड होता है CH2Cl2, or if I'm using chloroform CHCl3, or if I'm using carbon tetrachloride CCl4। अब मिथिलीन डाइक्लोराइड, अब आप इमेजिन करो कि कार्बन डाइऑक्साइड मुझे पता है, क्योंकि आज जो भी ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है हमारा एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये कहां से मिलता है हमको? ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां से जनरेट हो रहा है? जितने व्हीक्यूलर एमिशंस है, जो भी व्हीकल्स हम लोग यूज करते हैं वो रिलीज करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये कंबाइन होता है आपका ऑक्सीजन के साथ और बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। चलो CO2 तो बन गया। अब मैंने इनहेल किया ऑक्सीजन और एक्सहेल किया वो भी कार्बन डाइऑक्साइड, फाइन। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू इज, ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो बनता है इसको न्यूट्रलाइज करने का एक तरीका है प्लांट्स। हम लोग इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड आप एक्सहेल करते हो इसको कौन लेता है? प्लांट्स। प्लांट्स इसके अंदर ऑक्सीजन मिलाता है, वाटर मिलाता है, ठीक है। वाटर मिलाने के बाद में अपना फूड बनाता है फोटोसिंथेसिस के साथ, क्लोरोफिल को यूज करके, और किस में कन्वर्ट करता है? ठीक है, इनटू ग्लूकोज। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को अगर मुझे न्यूट्रलाइज करना है तो मुझे क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड को न्यूट्रलाइज करने के लिए वाटर और फोटोसिंथेसिस। तो ये प्लांट ले लेगा और ये किस में कन्वर्ट कर देगा? वापस ऑक्सीजन में और फूड में, और ये ऑक्सीजन और फूड में ये वापस ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा, और ये रिलीज किया तो वापस वो कंबाइन करेगा कार्बन मोनोऑक्साइड में, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। यानी प्रोसेस कैसा है? मैंने इनहेल किया ऑक्सीजन, एक्सहेल किया कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट ने लिया, अपना फूड बनाया, ग्लूकोज के रूप में स्टोर कर लिया, और एक्सेस जो था ऑक्सीजन उसको रिलीज कर दिया।
ठीक है, ये प्रोसेस चलता आ रहा है लाइफ लॉन्ग, काफी समय से, ठीक है, जब से हम जिंदा हैं तकरीबन यही चीजें हम जानते हैं। लेकिन हम लोग ने क्या किया है, इसमें भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी हैं। व्हीक्यूलर एमिशन के कारण कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज्यादा रिलीज होने शुरू हो गए। पुराने जमाने में नहीं था, when there was nothing there was no problem, because पुराने जमाने में हम लोग क्या यूज करते थे, बैलगाड़ी, ठीक है, या उसके बाद हम लोग यूज करते थे साइकिल। अब इनके अंदर कोई चीज का एमिशन नहीं होता। सो माई इक्विवेलेंस वॉज दैट कि मुझे जितना कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए उतना ही मिलता था और जितना ऑक्सीजन रिलीज होना हो जाता था। लेकिन अब उल्टा हो गया है, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है। क्यों? हम लोग इनहेल तो कर रहे हैं और एक्सेल क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड शायद वर्ल्ड में सफिशिएंटली यूज भी होता, लेकिन हम लोग ने क्या किया, बड़े बड़े रोड्स बनाने के चक्कर में सारे प्लांट्स को काट दिए। अब ये प्लांट्स आपके नेचुरल कन्वर्टर है कार्बन डाइऑक्साइड का इनटू ऑक्सीजन, आप उन्हीं को काट रहे हो। अगर इनको काटोगे तो कल क्या होने वाला है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़नी है और वो बढ़ गई। इसके लिए जो हमारे आजू बाजू में, धरती के आजू बाजू में ओजोन लेयर है, वो ओजोन लेयर के अंदर ऑक्सीजन चाहिए, वो कम हो गया। अब वो कम हो गया तो जो पेनिट्रेशन है सन का, जो रेस का, वो ज्यादा हो गया, ठीक है, हार्मफुल रेस भी आने लग गई। और साथ में धरती का टेम्परेचर बढ़ गया। मुंबई का एवरेज टेम्परेचर था 30 डिग्री, अब हो गया अराउंड 40 डिग्री, 41 42 तक चला जाता है। रीजन, ये रिटेंशन ऑफ द हीट विच इज देयर ऑन द अर्थ, ओके। और ये जब वापस जाता नहीं है तो आपका टेम्परेचर बढ़ गया, इससे ग्लोबल वार्मिंग हुई। ग्लोबल वार्मिंग से जहां पे गर्मी होनी चाहिए थी वहां ठंडी हो रही है, जहां पे स्नो है वो जैसा का जैसा रहना चाहिए वो पिघल रहा है। So everything is getting into a chaos and that is because what we are doing is not right. अब ये तो ठीक है, चलो हम लोग एक बार इसको बर्दाश्त भी कर लें, लेकिन अगर उसकी जगह मैं यूज करता हूँ मिथिलीन डाइक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, दे आर वेरी वेरी डेंजरस। मिथिलीन डाइक्लोराइड आप इसका इस्तेमाल करें, बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर ये आपके आंख के कांटेक्ट में आ जाए, आइस, इट कैन डैमेज योर कॉर्निया, ठीक है, आइस का कॉर्निया डैमेज करेगा तो आपकी आइस चली जाएगी, ठीक है, आप देख नहीं पाएंगे, ठीक है। क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म सबको मालूम है, कहाँ यूज होता है, सिर्फ किडनैपिंग में यूज नहीं होता है, ठीक है ना। एक बच्चे को पूछा था, उसने बोला था सर किडनैपिंग में यूज होता है, ठीक है। क्लोरोफॉर्म बेहोश करने के लिए यूज होता है, वो सही है, करेक्ट है, हम लोग यूज करते हैं। और इसको पहले सर्जरी में यूज किया जाता था, ठीक है, सर्जरी के पहले जब आपको यूज करना है, बेहोश करना होता है, ठीक है, फॉर ऑपरेशन पर्पज, तो क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल करना जाता है। लेकिन आज प्रॉब्लम और हो गई है, क्लोरोफॉर्म के बारे में मालूम पड़ा कि हमारी बॉडी में बहुत डिस्ट्रक्टिव है, तो हम लोग ने क्लोरोफॉर्म को रिप्लेस किया ईथर से, ईथर को भी अब रिप्लेस कर दिया। तो हम लोग बेटर टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं हमेशा, सो दैट हमारी बॉडी पे उसका इफेक्ट बहुत कम आए। देखिए बिना केमिस्ट्री के तो कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि हर चीज किससे बनी है, एटम से बनी है, और एटम आप कहाँ पढ़ते हो, केमिस्ट्री में पढ़ते हो। तो इसीलिए बोला एटम इकोनॉमी इज इंपॉर्टेंट, और साथ साथ में ये इंपॉर्टेंट है कि मैं किसके एटम्स और किसके मॉलिक्यूल्स यूज कर रहा हूँ, करेक्ट। तो यहाँ पे क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरी बॉडी में डिस्ट्रक्शन पैदा कर रहा है। और अगर कोई ऑपरेशन होते थे, ठीक है, आज भी हम लोग क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, ऐसा नहीं कि पूरा बंद कर दिया है, क्योंकि जहां पे हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो हम लोग यूज करते हैं। लेकिन मान लीजिए किसी का ऑपरेशन करना है और आपने उसको क्लोरोफॉर्म दिया है, तो आपको उसको परफेक्टली देना पड़ता है। जैसे एक एनेस्थिस्ट होता है या एनेस्थीसिया वाले जो होते हैं, ये उनको मालूम होता है कि अगर 1 घंटे की सर्जरी तो मुझे कितना देना है। अब अगर आपने 1 घंटे की सर्जरी के लिए उसको अगर 5 घंटे का अगर क्लोरोफॉर्म दे दिया बाई चांस, तो क्या हो जाएगा, वो इंसान कोमा में चला जाएगा, ही कैन गो इनटू कोमा। और वो कोमा भी ऐसा कि ही मे स्टे इन कोमा फॉर जिंदगी भर, 2 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए, या जिंदगी भर, ठीक है, क्योंकि डिपेंड्स अपॉन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अगर उसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने उसको सपोर्ट नहीं किया तो क्या हो जाएगा, ही कैन गो इनटू कोमा। और कोमा में गया तो उसके बाद में कोई गारंटी नहीं है कब वो होश में आए। अगर कोई सर्जरी है जो कि बहुत बड़ी है, ठीक है, किसी का रोड एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो सर्जरी चलनी है 4 घंटा, 5 घंटा, और एनेस्थीसिया जो दिया गया, ठीक है, अदला बदली में एनेस्थीसिया दे दिया उसको 1 डेढ़ घंटे में, ठीक है। अब उसको ऑपरेशन चल रहा है, पेशेंट होश में आ गया और देख रहा है कि ये लोग क्या कर रहे हैं मेरे साथ में, वो भी डेंजरस है, ठीक है। सो एवरीथिंग इज डेंजरस, राइट। एक मिनट आस्था, आस्था रुक जाओ, ठीक है, मैं आता हूं, उधर आता हूं।
ठीक है ना. So instead of using these chemicals which are very very dangerous, whether it is methylene dichloride, whether it is chloroform, whether it is carbon tetrachloride, I will try to always use the solvents which are I am comfortable with. ठीक है. और वो सेफर सॉल्वेंट्स में मैं कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल कर सकता हूँ, वाटर का इस्तेमाल कर सकता हूँ, और जहां तक हो सकेगा मैं इसी का इस्तेमाल करूंगा. हाँ, जहां नहीं हो सकता है, जहां पे पॉसिबिलिटी नहीं है, तो मुझे उनको यूज करना है, तो मैं उनको मिनिमम फॉर्मेशन में यूज करने की कोशिश करूंगा. ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है ये? अब इधर कुछ लिखा है, एक मिनट मैं देख लेता हूँ. ओके, आस्था, तो वो लिखा था एरो के साइड में. एरो के साइड में कौन सा? आस्था, माइक ओपन करो, बोलो. ऐसे नहीं मालूम पड़ेगा मेरे को. CO2 प्लस H2O. ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट? नीचे लिखा है मैंने. ठीक है, ये है ना, ये वाला. ये फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस है वो. ठीक है. वर्षा, पेज नंबर, यार पेज नंबर कहां से ढूंढूं? एक मिनट रुको. अरे यार, ये ऊपर नीचे ढूंढना बहुत मुश्किल काम है. 341. हाँ सर. ओके, समझ में आ गया सबको? क्लियर है ये? कोई दिक्कत तो नहीं? या इतना समझना अच्छी तरह से कि आप जिस चीज में कंफर्टेबल हो, आप जो टेक्नोलॉजी यूज करें उसमें सेफर सॉल्वेंट एंड ऑक्सिलरी का इस्तेमाल करने की कोशिश करें. ठीक है, चलिए. तो वी आर नॉट राइटिंग एनीथिंग, जस्ट इतना बता दूं कि इस तरह से होता है, ताकि क्या है, लिखना कम है, लेकिन आपको इसमें समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज डेंजरस फॉर यू, यूज दैट टू मिनिमम. आपकी जिंदगी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. देखिए, लोग कहते हैं पुनर्जन्म होता है, सब कुछ होता है. कुछ नहीं होता. होता है हमको नहीं मालूम, क्योंकि आंख बंद करने के बाद क्या होता है हमको नहीं पता. करेक्ट. तो जब तक हम जिंदा हैं, जब तक आप अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ले रहे हो, तब तक अपने आप को सेफ रखें. इसीलिए कहते हैं कोरोना सेफ रहे अभी तो फिलहाल. ठीक है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है. ठीक है, एंड इट इज वेरी इंपैक्टिव फॉर द फैमिलीज. जिस फैमिली में लॉस हुआ है उनको पता है. यूज मास्क, यूज एवरीथिंग विच इज एब्सोल्युटली सेफ फॉर यू. इज दिस क्लियर? चलें आगे. ओके, चलिए नेक्स्ट लिखिए. डिजाइन फॉर एनर्जी एफिशिएंसी. डिजाइन फॉर एनर्जी एफिशिएंसी. डिजाइन फॉर एनर्जी एफिशिएंसी. ओके, डिजाइन फॉर एनर्जी एफिशिएंसी. ओके, अब आप कोई भी चीज का इस्तेमाल करें, वॉट एवर द टेक्नोलॉजी यू यूज, एनर्जी एफिशिएंट होना चाहिए. देखिए, अगर मुझे कोई चीज को बनाना है, अगर उसको बनाने में मेरी एनर्जी का लॉस बहुत ज्यादा होता है, तो उसको बनाने का कोई मतलब नहीं निकलता. ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं. मान लीजिए आपको नमक चाहिए, सॉल्ट. बड़ी आसानी से आप बना सकते हो. सिंपल सा लॉजिक है कि समुद्र का पानी आप उठा के लेके आओ, ओशियनिक वाटर. ठीक है, ओशियनिक वाटर, ओशन को कोई कमी नहीं होने वाली पानी की. ठीक है, ओशियनिक वाटर. अब आप उसको लेकर आए, और आपको मालूम है अगर मैं पानी को उड़ा दूं, इफ आई एवोपरेट वाटर, ओके, देन आई गेट सॉल्ट. ऑब्वियसली पानी उड़ जाएगा तो नमक बच जाएगा, ये बात तो हकीकत है. लेकिन अगर आपने जैसे हीटिंग रखा, अब आपने से 100 से मान लीजिए 500 किलो पानी लेकर आए, 500 लीटर्स वाटर लेकर आए. ठीक है, अब आपने उसको हीट किया. अब आप हीट करने के टाइम पे क्या करते हो, आप उसको बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट करने की कोशिश कर रहे हो. मतलब तुरंत हीटिंग किया, एकदम पूरा फुल, जितना कर सकते हो कर दो. होता क्या है, उस समय डेफिनेटली पानी बहुत तेजी से उड़ेगा, और 100 डिग्री पे पूरा पानी उड़ जाएगा, और धीरे धीरे मेरे को नमक मिल जाएगा. लेकिन जब भी कमर्शियल हीटिंग की जाती है, इस तरह से नहीं की जाती. कमर्शियल हीटिंग के अंदर उनको एक धीमे आंच पे, ठीक है, यानी एट अ लो टेम्परेचर, नॉट एट अ वेरी हाई टेम्परेचर, दे आर हीटेड एट अ वेरी लो टेम्परेचर. ओके, मतलब टेम्परेचर जो होता है वो पहले से कम रखा जाता है, और धीरे धीरे वो टेम्परेचर बढ़ता रहता है, पानी इवॉल्व होता रहता है, निकल जाता है. तो दोनों में फर्क क्या है? पहले वाले केस में आपने क्या किया, पूरी एनर्जी दे दी उसको, पूरी ताकत. ठीक है, अब आपने एनर्जी दे दी तो क्या हुआ,
जो एनर्जी उस पानी को चाहिए थी बॉईल करने के लिए वो तो हो रहा है, लेकिन साथ में जो हीट निकल रही है उस समय बाहर से जो आपने दी है उसका वेस्टेज ज्यादा हो रहा है ना, क्योंकि जो जितना पानी को बॉईल करने के लिए लगेगा वो तो उतना ही लगेगा, ठीक है, एनर्जी उतनी लगेगी, फास्ट या स्लो होगा वो हकीकत है, लेकिन वो पानी जो आपने बॉईल किया उसमें आपका हीट का लॉस हुआ सपोज 4000 किलो जूल, और यही अगर आप कम पे हीट करते तो टाइम जरूर थोड़ा सा ज्यादा लगता, लेकिन यू कुड हैव सेव्ड 3000 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी। तो ये जरूरी है कि आप टेक्नोलॉजी देखें, आपको उसको कितने पे हीट करना है वो देखें, और एनर्जी के हिसाब से एफिशिएंसी प्रोड्यूस करें। तो हमेशा जब भी काम करते हैं सबसे पहले ये होना चाहिए एनर्जी एफिशिएंट होना चाहिए। देखिए आप खाना खाते हो, खाना खाने के बाद में हम लोग हर 2-4 घंटे में हम खाना खाते हैं, क्यों? डाइजेशन हो जाता है। लेकिन आप सोचोगे यार जब दिन में 3-4 बार खाना खाना है तो क्या कर सकते हैं, एक ही बार में क्यों नहीं खा लें सब चीज। अब एक ही बार में सारी चीज खा लोगे तो एनर्जी जो रिलीज होने की कोशिश होगी वो बराबर नहीं होगा, करेक्ट, राइट। सो उससे पेट भी गड़बड़ होगा और काम भी अलग हो जाएगा। सो व्हेन यू से एनर्जी एफिशिएंसी, आई एम गिविंग यू लाइव एग्जांपल जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन बाय एनर्जी एफिशिएंसी। एनर्जी एफिशिएंसी में आपको हमेशा चीजों को ऐसा डिजाइन करना चाहिए जो आपका मिनिमम लॉस ऑफ एनर्जी करे और मैक्सिमम आउटपुट आपको दे सके, ठीक है। जब ऐसा होता है तो उसको बोलते हैं डिजाइन फॉर एनर्जी एफिशिएंसी। इज दैट क्लियर प्रथम? राइट, तो लिख लीजिए एनर्जी एफिशिएंसी। Sir, बोलिए। sir, you have not given use safe solvent and you have not given that any writing there. सेफ सॉल्वेंट, सेफ सॉल्वेंट का दिया ना मैंने, Yes. एग्जांपल तो दिया अभी, अभी तो दिया एग्जांपल उसका सेफ सॉल्वेंट का। आपको इतना बड़ा तो एग्जांपल दिया यार। सेफ सॉल्वेंट में हम लोग क्या यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का इस्तेमाल करना ज्यादा जरूरी है एज कंपेयर टू डाइक्लोरोमीथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड या क्लोरोफॉर्म, ठीक है। ऐसे नॉन सॉल्वेंट से कार्बन डाइऑक्साइड, अब आपको अभी देखो, अभी आपको घर में है, ठीक है, इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब आपको बोला कि कोई चीज को एफिशिएंटली आपको यूज करना है, ठीक है, तो जहां पे मुझे अगर कार्बन डाइऑक्साइड में एफिशिएंटली यूज कर सकता हूँ, ठीक है, तो मुझे कार्बन डाइऑक्साइड के तो मालूम है ना कि हेल्थ हजार्ड क्या है, और मुझे बोला उसकी जगह आपको क्लोरोफॉर्म सेम चीज के लिए यूज करना है, तो मैं क्या यूज करूंगा? आई प्रीफर टू गो फॉर कार्बन डाइऑक्साइड एज कंपेयर टू गो फॉर क्लोरोफॉर्म, ठीक है। जहां पे जो चीजों के अंदर मेरे नॉन सॉल्वेंट्स जिसका मैं इस्तेमाल करता हूं, चाहे कोई भी चीज हो वो, ठीक है, अगर मुझे लगता है कि अगर इनहेलिंग करना है, ठीक है, तो इनहेल करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। आप नाइट्रोजन भी इनहेल कर सकते हो, ऑक्सीजन भी, लेकिन आप इनहेल क्या करते हो? ऑक्सीजन, राइट। आप बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जाओ, आपको 2 सिलेंडर नजर आएंगे, एक ऑक्सीजन का एक नाइट्रोजन का, क्योंकि नाइट्रोजन का भी आपकी बॉडी पे इंपैक्ट कुछ नहीं होता। और वर्ल्ड में अगर आप एटमॉस्फेयर की बात करें तो 78% तो नाइट्रोजन है, 21% तो ऑक्सीजन है। लेकिन अगर आपको अगर बोलेंगे कि आपको देना है, आपकी बॉडी में किसी चीज की कमी है, ठीक है, तो नाइट्रोजन इनहेल करेंगे तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन मुझे सर्वाइवल के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। तो आई ट्रस्ट ऑक्सीजन, आई ट्रस्ट द ऑक्सीजन सिलेंडर्स एंड गो फॉर दैट। इज दैट क्लियर? दोनों में से आपको इंपैक्टिव क्या है, कौन सी चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है, एज कंपेयर टू द अदर, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब यहां पे देखो एक एग्जांपल दिया है, आपको दिखाता हूं, हैव अ लुक। ये दिया है, वाटर इज अ सेफ बेनिन सॉल्वेंट व्हाइल डाइक्लोरोमीथेन इज हैजार्डस। तो आप डाइक्लोरोमीथेन का इस्तेमाल भी कर सकते हो, ठीक है, किसी चीज को ट्रीटमेंट करने के लिए। लेकिन अगर आपको बोला जाए कि वाटर और डाइक्लोरोमीथेन में से कौन सा ज्यादा सेफ है, तो आप क्या यूज करोगे? वाटर, बिकॉज आप जिंदगी भर से आप क्या देखते आए हो, आपने पानी पिया है, कभी डाइक्लोरोमीथेन तो देखा नहीं है, ठीक है, तो वो हैजार्डस ज्यादा होता है। हालांकि हो सकता है कि डाइक्लोरोमीथेन को एज अ सॉल्वेंट यूज करूं तो मैं बहुत जल्दी क्योर हो जाऊं, लेकिन मैं क्या बोलूंगा, नहीं भाई, मैं डाइक्लोरोमीथेन को नहीं जानता, मैं जानता किसको हूं? पानी को, तो मैं पानी का इस्तेमाल करूंगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. क्योंकि आप जो भी देते हो, देखो सी, अभी हम लोग को टॉक्सिक सॉल्वेंट्स हैं। अब टॉक्सिक सॉल्वेंट्स किसमें होता है? जैसे अगर डाइक्लोरोमीथेन है तो मुझे मालूम है, अब अगर मैं नॉर्मल में यूज कर रहा हूं तो डाइक्लोरोमीथेन कैन यूज एज एन बिट ऑफ एन एंटीसेप्टिक ऑल्सो, ठीक है। लेकिन अगर आंखों में डाल दूं या गलती से आंखों में चला गया तो क्या हो जाएगा?
मेरा कॉर्निया डैमेज हो सकता है, यहाँ तक भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं किसका इस्तेमाल करूंगा? पानी को, आंख को धोना है मुझे, तो मैं किससे धोऊंगा? बाय यूजिंग वाटर ओनली, करेक्ट। So that is more effectively used as compared to others. So safer solvent, जहां तक होता है उसका इस्तेमाल करें, लेकिन जहां नहीं हो सकता है तब तो उसको यूज करना ही है ना। इसका सिंपल एग्जांपल इसके लिए दूंगा क्योंकि एग्जांपल्स हम लोग यूज क्यों कर रहे हैं? हमको सेफ रहना है। और यहाँ पे यही बोला है कि आप केमिस्ट्री का इस्तेमाल सबसे बेहतरीन तरीके से जिस चीज से कर सके उसका इस्तेमाल करो, ठीक है। आपको चॉइसेस आपके सामने होंगी, ठीक है, कि ये यूज करूं या ये यूज करूं। अब आपको बताऊं, आपके पास में हीलियम भी है और नाइट्रोजन भी है। एक एग्जांपल और देता हूं आपको मैं, ठीक है। हीलियम और नाइट्रोजन, जब हम लोग, जैसे गोताखोर, सुना है ना आप लोग ने? गोताखोर मालूम है? जो पानी में नीचे जाते हैं और वहां से मतलब सी वाटर में जनरली नीचे जाके वहां से हीरे पन्ना मोती जो भी मिले वो लेकर आते हैं, ठीक है। उनके पास दो चॉइसेस होती हैं कि नीचे जाओगे तो एक ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, वो तो हकीकत है कि ब्रीदिंग के लिए ऑक्सीजन चाहिए। दूसरा उनको चॉइस दिया जाता है कि आप नाइट्रोजन का सिलेंडर लगा लो या आप हीलियम लगा लो, ठीक है। हीलियम भी नॉन पॉइजनस है, नाइट्रोजन भी नॉन पॉइजनस है, और मुझे मालूम है कि नाइट्रोजन जो है वो 78% अवेलेबल है वैसे भी। तो जब चॉइस दी जाती है ना, तो यूज क्या किया जाता है? हीलियम। क्यों? क्योंकि नीचे जाने के बाद आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए हीलियम भी इफेक्टिव है, नाइट्रोजन भी इफेक्टिव है, लेकिन हीलियम मेरे ब्लड में बहुत कम मिक्स होता है, उसके कारण कॉम्प्लिकेशन बहुत कम होते हैं, इसीलिए मैं हीलियम का इस्तेमाल करूंगा ओवर नाइट्रोजन। इज दैट क्लियर? ये समझ में आ गया? मतलब आपके पास में चॉइस है तो आपको वो यूज करना चाहिए जो आपको इफेक्टिवली उसका सोल्यूशन दे सके। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया? आई होप दिस एग्जांपल विल मेक इट मोर क्लियर। Yes, sir. ठीक है, चलिए। डिजाइन फॉर एनर्जी एफिशिएंसी आ जाइए। Sir, बोलो। volatile organic compound means what? वोलेटाइल मतलब वो जो पानी में, जो हवा में उड़ जाए उसको वोलेटाइल कहते हैं। आप लिख लो, वोलेटाइल मीन्स एवोपरेटिंग। वोलेटाइल मीन्स एवोपरेटिंग। जैसे अगर आपको पानी दिया गया, ठीक है, अब सिंपल सा लॉजिक है, वोलेटाइल किसको कहते हैं? अगर मेरे पास पानी है और मेरे पास पेट्रोल है, ठीक है, आपको 1 लीटर पेट्रोल दिया गया, आपको 1 लीटर पानी दिया गया, ठीक है, और अभी जो बारिश का मौसम चल रहा है इसके अंदर आपने क्या किया? उसको बालकनी में रख दिया। थोड़ी देर के बाद दोनों को ओपन वेसल के अंदर ओपन रख दिया। थोड़ी देर के बाद आप आओगे ना, तो आप क्या देखोगे? पेट्रोल है ही नहीं वहां पे। क्यों? इवोपरेट हो गया, वोलेटाइल। पानी इवोपरेट नहीं होगा। पानी कैसे इवोपरेट होता है? गर्म करोगे तो इवोपरेट हो जाएगा। तो पेट्रोल और वाटर, ठीक है, तो आपको पेट्रोल दिया गया, पेट्रोल हवा में उड़ गया, लेकिन पानी वही है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं नॉन वोलेटाइल। मतलब पानी है, वोलेटाइल है, लेकिन दोनों के कंपेयर में वाटर विल बी दैट विच विल बी नॉन वोलेटाइल। समझ में आ गया? जो वोलेटाइल होता है वो हवा में उड़ जाएगा, पानी भी हवा में उड़ जाएगा, लेकिन उसके लिए ताकत ज्यादा लगानी पड़ेगी, आपको हीट करना पड़ेगा ना पानी को। और जो बिल्कुल भी नहीं उड़ेगा, अभी एक सिंपल सा लॉजिक है, आप अगेन दे देता हूं। पेट्रोल रखा है आपने, ठीक है, और पेट्रोल के बाजू में आपने अपना शरबत रख दिया, ठीक है। शरबत तो पानी में नहीं उड़ेगा, शरबत तो उड़ेगा नहीं ना हवा में, उड़ेगा कौन? पेट्रोल। क्लियर? अरे क्लियर है कि नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. वोलेटाइल मीन्स दे विल एवोपरेट इन द एयर। चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, एलपीजी हो, सीएनजी हो, कैरोसिन तो नहीं जाएगा, बट ये सब तो जाएंगे ही जाएंगे 100%, ठीक है। तो और बाकी जितनी गैसेज हैं दे कैन बी वोलेटाइल, दे विल गो, बट यस वाटर इज ऑल्सो वोलेटाइल, बट वाटर को ताकत ज्यादा देनी पड़ती है डेफिनेटली, ठीक है। चलिए चले आगे। Yes. चलिए, डिजाइन फॉर एनर्जी एफिशिएंसी। तो अगर कोई चीज को मुझे इफेक्टिव बनाना है तो मैं क्या यूज कर सकता हूं? एक एग्जांपल देता हूं आपको, यू विल अंडरस्टैंड दिस। एनर्जी एफिशिएंसी, नाउ सी, आई हैव गॉट N2 प्लस आई हैव गॉट 3H2, और ये बनाएगा 2 टाइम्स अमोनिया। ये है प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, ठीक है। इस प्रोसेस को कहते हैं हेबर्स प्रोसेस। हेबर्स प्रोसेस यानी कि मैं नाइट्रोजन में हाइड्रोजन मिक्स करूं तो बन जाएगा अमोनिया,
अब ये दिखने में प्रोसेस बहुत सिंपल है, एक 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन combines with 3 molecules of hydrogen to give 2 molecules of ammonia, ये तो सही है, ठीक है। लेकिन ये प्रोसेस इतना आसान नहीं है। अगर इस प्रोसेस को करना है तो बहुत सारे रूल फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। इसमें आपका टेम्परेचर, इसमें प्रेशर, ठीक है। टेम्परेचर होता है इसका अराउंड 450 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर होता है अराउंड अबाउट 200 to 900 एटमॉस्फेयर, ठीक है। और ये जब मैं इस्तेमाल करता हूं तब जाके नाइट्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन करके बनाता है अमोनिया, ठीक है। अब आप बोलोगे 450 क्यों या 500 क्यों? अगर आज मुझे 1,00,000 टन अमोनिया बनाना है, 1,00,000 टन, 1 टन होता है 1000 किलो, ठीक है। अगर मुझे इतना अमोनिया दिन में प्रोड्यूस करना है तो टेम्परेचर कितना यूज कर रहा हूं? 450। तो आप बोलोगे 450 क्यों सर, ज्यादा यूज करो ना, अगर बनाना है तो जल्दी जल्दी बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? अगर मुझे बनाना है तो 450 क्यों यूज करना, 500 यूज करो, 800 यूज करो, 1000 यूज करो। नहीं कर सकता, नहीं कर सकते। क्यों? अगर मैंने टेम्परेचर ज्यादा यूज किया, इफ आई यूज टेम्परेचर, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। ये क्या करेगा, रिएक्शन है सॉरी, ये क्या करेगा, हीट खुद प्रोड्यूस करता है। तो अगर आपने जरूरत से ज्यादा टेम्परेचर यूज कर लिया तो मैंने बोला अच्छा, तो मैं टेम्परेचर ज्यादा यूज नहीं कर सकता, टेम्परेचर कितना रखना पड़ेगा, 450। नहीं तो क्या होगा, एंडोथर्मिक क्या होता है, हीट इज जनरेटेड इनसाइड, तो ये खुद भी हीट जनरेट कर रहा है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन बन रहा है तो साथ में खुद भी हीट जनरेट कर रहा है, तो ब्लास्ट कर देगा। तो मैंने एक काम करो, टेम्परेचर तो नहीं बढ़ा सकते, प्रेशर बढ़ा देते हैं। तो ये बोलता है डोंट डू दैट, क्योंकि मैं रिवर्सिबल हूं। मतलब क्या, मैंने नाइट्रोजन हाइड्रोजन से क्या बनाया, अमोनिया, बराबर, नाइट्रोजन हाइड्रोजन अमोनिया, नाइट्रोजन हाइड्रोजन अमोनिया, और मैं कितना यूज कर रहा हूं, आई एम यूजिंग अ प्रेशर ऑफ हाउ मच, 200 to 900 एटमॉस्फेयर, ठीक है, अमोनिया बन रहा है। अब अगर मैंने प्रेशर ज्यादा डाला तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन अमोनिया तो बनाएगा, ठीक है, लेकिन ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, जरूरत से ज्यादा प्रेशर डाल के क्या करेगा, रिएक्शन को उल्टा कर देगा। नाइट्रोजन हाइड्रोजन से आपने तो बनाया अमोनिया, और शाम का टाइम पे क्या होगा, अमोनिया वापस बन गया नाइट्रोजन हाइड्रोजन, तो आप जहां पे से चले थे वहीं आके खड़े हो गए। समझ में आ रहा है क्या? इज इट क्लियर और नॉट? राइट। सो यू कांट Yes. यूज अ टेम्परेचर विच इज मोर देन दिस, कांट यूज अ प्रेशर विच इज मोर देन दिस। तो अगर मैं यूज कर रहा हूं तो मेरे को एम्बिएंट तरीके से अमोनिया बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है, कंटिन्यूस बन रहा है। तो मैंने बोला एक काम करते हैं, वो भी अगर मुझे इतना बनाना है तो मैं क्या यूज कर सकता हूं, आई कैन यूज अ कैटलिस्ट। इसमें कैटलिस्ट होता है आयरन, और आयरन को भी तेजी से भगाने के लिए, सी कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट इज द वन व्हिच डज नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन बट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। तो जो मेरा प्रोडक्शन 1 घंटे में हो रहा था वो 15 मिनट में होना शुरू हो गया। आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे को 1,00,000 टन अगर पूरे दिन में बनाना था तो वो मैंने करीबन आधे दिन में बना दिया। क्यों? कैटलिस्ट यूज किया। मैं प्रोमोटर्स यूज कर सकता हूं। इनसे क्या होता है, इन सब से, कि मेरा जो काम है वो इतने टेम्परेचर पे हो रहा है, 450 पे ही हो रहा है, इतने ही प्रेशर पे हो रहा है, और यहां पे जब यूज करता हूं तो इफेक्टिवली मेरा प्रोडक्शन भी बढ़ता है, टाइम भी कम लगता है, और एफिशिएंसी भी ज्यादा आती है, ठीक है। तो हमेशा ऐसे चीजों का इस्तेमाल करें। कैटलिस्ट का इस्तेमाल कर सकता हूं ना, क्योंकि देखो कैटलिस्ट को मैं रीयूज कर सकता हूं बार बार। क्यों? कैटलिस्ट तो रिएक्शन दे कर ही नहीं रहा है, वो क्या कर रहा है, सिर्फ रिएक्शन को प्रमोट कर रहा है। सो आई कैन यूज द सेम आयरन फॉर प्रोड्यूसिंग अगेन अमोनिया, सेम आयरन फॉर प्रोड्यूसिंग अगेन अमोनिया। क्यों? catalyst does not participate in the reaction but aids the reaction to go faster। तो ऐसे मीडिया का इस्तेमाल करें, ऐसे टेम्परेचर का इस्तेमाल करें, ऐसे प्रेशर का इस्तेमाल करें जो आपको एनर्जी एफिशिएंट हो। जरूरत से ज्यादा टेम्परेचर डालोगे तो वो लॉस हो जाएगा, वो सीधा हवा में उड़ गया, सब कुछ काम नहीं हुआ। प्रेशर ज्यादा डाल दिया, प्रेशर डालने के लिए मशीन्स चाहिए, ठीक है, तो मशीन्स का इंपैक्ट होता है, वो डालोगे ज्यादा तो सब चीज का लॉस हो रहा है। तो हमेशा सही जगह पे, सही बॉइलिंग पॉइंट, सही मेल्टिंग पॉइंट, सही टेम्परेचर, सही प्रेशर, हर चीज का इफेक्ट एकदम परफेक्ट आएगा जब आप उसको बिल्कुल कैलकुलेट करके यूज करोगे। तो दे आर फॉर डिजाइनर एफिशिएंसी। इज दिस क्लियर और नॉट? समझ में आ गया? अरे हाँ या ना, ये तो बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ओके, सब लोग जग रहे हैं, कुछ कुछ तो नींद में। अरे कॉफी पी लो, चाय पी लो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन जगे रहो। निकिता आंखें बंद है। ठीक है,
हाँ होता है, बारिश के मौसम में बहुत कुछ होता है, लेकिन यस, चलिए, इसीलिए तो सबके कैमरा ऑन किए हुए हैं ताकि हम लोग भी कमेंट कर सके कि आप लोग क्या कर रहे हो, ठीक है। एनीवे, आई होप दिस इज वेरी मच अंडरस्टैंडेबल। आई एम ट्राइंग टू मेक इट, जितने एग्जाम्पल्स हो सकते हैं तो हम लोग एग्जाम्पल दे दे के ही बातें कर रहे हैं। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो सारी कंडीशंस वैसे ही रहेंगी। नेक्स्ट, यूज ऑफ रिन्यूएबल फीड स्टॉक। नेक्स्ट लिखें पॉइंट, यूज ऑफ रिन्यूएबल फीड स्टॉक। अब पहली बात तो रिन्यूएबल फीड स्टॉक क्या होता है, इसके लिए एक एग्जांपल और देता हूं। हर जगह पहले हम लोग एग्जांपल देते हैं, बाकी बात बाद में बात करते हैं। रिन्यूएबल फीड स्टॉक लिख लो, पॉइंट नंबर 7। एक एडवर्टीजमेंट आता था कुछ समय पहले, अभी तो नहीं आ रहा है, लेकिन आता जरूर था। उसमें क्या दिखाते हैं कि एक पिताश्री हैं, वो अपने बच्चे को ले जा रहे हैं बाइक के ऊपर, ठीक है, और एक सिग्नल आता है। तो सिग्नल पे सारी गाड़ियां रुक जाती हैं, वो बाइक पे जा रहे हैं, बाइक रुक जाती है, बाइक को रोक देता है। अब सिग्नल जो होता है वो हर एक जगह अलग अलग जगह के लिए 45 सेकेंड्स, कहीं पे अगर ट्रैफिक ज्यादा है तो 90 सेकेंड्स, कहीं पे 2 मिनट के लिए भी होता है। एंड व्हाट ही डज इज द फादर कीप्स द बाइक ऑन, बाइक ऑन करके रखा है, और जैसे ही 10-15 सेकेंड बाकी है सिग्नल को चेंज होने में, ही स्टार्ट्स एक्सेलरेटिंग जोर जोर से, ठीक है, एंड ही क्रॉसेज द रोड। तो दिखाया गया है कि वो जो बच्चा होता है वो बोलता है कि डैडी, ये सिग्नल पे आप कहीं जा नहीं सकते, ठीक है ना, और आप जो पेट्रोल वेस्ट कर रहे हो, तो हम जब उस जमाने में आपके पहुंचेंगे हमारे पास पेट्रोल ही नहीं बचेगा, ठीक है, बिकॉज यू आर वेस्टिंग द पेट्रोल। सी ही कांट क्रॉस द रोड। अगर आपका सिग्नल ऑन है, ठीक है, यहाँ पे रेड सिग्नल लगा हुआ है, तो आप क्रॉस तो नहीं कर सकते, तो वाई टू वेस्ट द पेट्रोल, बंद कर दो ना बाइक को। कितना वेस्टेज सेव होगा। हम लोग एक दिन के अंदर ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड 13 बिलियन लीटर ऑफ फ्यूल इज यूज्ड, 13 बिलियन लीटर ऑफ फ्यूल इज यूज्ड एवरी डे, हर दिन। अब आपका इतना नेचुरल डीजल, एलपीजी, पेट्रोल, सीएनजी ये सब बर्बाद हो रहा है, तो आप अगर इसको बंद कर दोगे ना, उस समय एक्सेलरेट नहीं करोगे, जबरदस्ती आप देखोगे बाइक वाले सब एक्सेलरेट करते रहते हैं। आप क्रॉस तो कर ही नहीं सकते हो, तो एक्सेलरेट क्यों कर रहे हो, क्यों पेट्रोल की बर्बादी कर रहे हो, स्टॉप। अगर वो भी करोगे ना तो दिन के अंदर 2 बिलियन लीटर ऑफ फ्यूल बच जाएगा। दिस कैन बी सेव्ड, राइट। दैट इज द रिन्यूएबल फीड स्टॉक। फीड स्टॉक क्या होता है, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल से आपका पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी, कैरोसिन सब बनता है, ठीक है, और ये आपका रिन्यूएबल है। कब तक रिन्यूएबल है, जब तक वो मिलेगा। कब तक मिलेगा, जब तक आप उसका वेस्टेज मिनिमाइज करोगे। आज एक एक घर के अंदर क्या हो गया है, आदमी कम है, गाड़ियां ज्यादा है, ठीक है ना, ये हो गया सब जगह कंडीशन, ठीक है। किसी के घर में बाइक्स हैं, किसी के घर में सुपर कार्स हैं, ठीक है। बाइक वो भी वो जो एवरेज देती है 5-6 का, मतलब 1 लीटर में 5-6 किलोमीटर आप जा सकते हो, और नॉर्मल बाइक्स एवरेज देती है 50 to 60 का। तो इमेजिन ये है कि आप जैसे अपने रिन्यूएबल फीड स्टॉक यानी कि क्रूड ऑयल को अगर बचा सकते हो तो बचाओ, सेव, तो जितना सेव करोगे उतना काम होगा। अब हो क्या गया है, वर्ल्ड में क्रूड ऑयल की कमी हो रही है। क्यों, आज व्हीक्यूलर एमिशंस इतने हैं, व्हीकल्स इतनी यूज हो रही हैं, फ्लाइट्स इतनी है, प्लेन्स, अभी तो 1-1.5 साल से स्टॉपेज लगा हुआ है, ज्यादा नहीं हो रहा है, नहीं तो इतना ज्यादा फ्लाइट का कंजम्पशन से डेली का, लोग इधर से उधर ट्रैवल करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो उसमें हमारे नेचुरल फीड स्टॉक यानी क्रूड ऑयल कम होता जा रहा है। और अनुमान तौर पे ये कहा जाता है कि अगर यही चलता रहा तो आने वाले 100 साल के अंदर मेरे जितने भी नेचुरल है, मतलब मेरे को ना तो पेट्रोल मिलेगा, डीजल, एलपीजी, सीएनजी कुछ नहीं मिलेगा, सब खत्म हो जाएगा। और ये खत्म हो जाएगा तो उसके बाद क्या करोगे। तो लोगों ने आज से ही, अभी क्या हो गया है, वर्ल्ड में टेक्नोलॉजीज आ गई, उसके अंदर हम लोग ने दूसरे फ्यूल को ढूंढना चालू किया, लिक्विड हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन इनएग्जॉस्टिबल है, मैं यूज कर सकता हूं, और आज रॉकेट के अंदर उन सब का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये मेरे रिन्यूएबल फीड स्टॉक्स जो है, ये यानी कि क्रूड ऑयल, उसको बचाना बहुत जरूरी है। और ये बनते कैसे हैं, एक, हम लोग के मरने के बाद में हमको या तो जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है, तो हमारे सेडिमेंटेशन, प्लांट्स के मरने से, एनिमल के मरने से सब चीज सेडिमेंट होते रहता है, और ये आपका क्रूड ऑयल में कन्वर्ट हो जाता है।
ठीक है, इनकी खेती भी होती है, पेट्रोलियम की खेती भी होती है, ठीक है। तो ये मेरे रिन्यूएबल फीड स्टॉक्स हैं जिसका इस्तेमाल मुझे करना है। इनको कंजर्व करना बहुत जरूरी है और बड़े आसानी से हम लोग कर भी सकते हैं। अरे अगर जरूरत नहीं है तो बंद कर दो ना उस चीज को, लेकिन हमारे यहाँ हर चीज चलती रहती है, रोकते ही नहीं उसको, ठीक है। तो इसको अगर रोकना है तो आपको कार्य तो करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया सबको? रिन्यूएबल फीड स्टॉक, Yes. करेक्ट। तो एग्जाम्पल दिया उन्होंने, क्रूड ऑयल का बताया है मैंने यहाँ पे, ठीक है, और साथ में आपको एग्जाम्पल भी दे दिया, और एग्जाम्पल भी बच्चे का दिया था कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आगे की जनरेशन में तो पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल फीड स्टॉक्स होना नहीं चाहिए। एग्रीकल्चर सब जगह पे ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसको जहां तक हो सके अवॉइड करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, reduce derivatives, step number 8, reduce derivatives। ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मतलब समझ में आ जाए आपको, वो है यहाँ पे, ठीक है। ये इंट्रोड्यूस हुआ था ये चैप्टर लास्ट ईयर, ठीक है। इसके पहले ये नहीं था, ठीक है, ये चैप्टर 12 में नहीं था, तो अभी इंट्रोड्यूस हुआ है। तो एक ही साल हुआ है इंट्रोड्यूस हुए हुए, और एक साल के बाद तो लॉकडाउन ही लग गया। चलिए, रिड्यूस डेरिवेटिव्स, मिनिमाइजेशन ऑफ स्टेप्स। कोई भी चीज को जहां तक हो सके मिनिमम स्टेप में खत्म करने की कोशिश करें, ठीक है। जरूरत से ज्यादा स्टेप्स ना बढ़ाएं। वॉट एवर इज रिक्वायर्ड इन अ स्टेप कैन बी डन इन अ स्टेप, फिनिश इट ऑफ। हम लोग वो करते नहीं है, हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं। अगर झगड़ा करना है तो स्ट्रेच करो, जो कुछ करना है स्ट्रेच करो। अरे एनर्जी का लॉस तो हो रहा है ना, करेक्ट। तो जो भी करना है, अगर वो काम 5 स्टेप की जगह अगर 2 स्टेप में होता है तो कंप्लीट करो, 2 की जगह 1 में होता है तो खत्म करो उसको। व्हाई यू वांट टू इंक्रीज इट? ओके, आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। लेट्स हैव दिस, आई राइट इट डाउन फॉर यू। लेट्स इमेजिन, इसको लिखना नहीं है, सिर्फ देखो इसको, C+O2, कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन करें तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। एक स्टेप में काम खत्म हो गया, राइट। अब यही काम होता कैसे है? C+12O2, क्योंकि मैं ऑक्सीजन को तो आधा लिख नहीं सकता, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, O2 को आगे लगाता हूं हाफ O2, ठीक है। यानी यूज कितना करूंगा? 1 ऑक्सीजन। O और O है तो 1 ऑक्सीजन यूज कर रहा हूं, तो ये क्या बन जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड, स्टेप 1। फिर क्या करना, इसी कार्बन मोनोऑक्साइड को लेना और फिर से वापस हाफ O2, ठीक है। तो 1 ऑक्सीजन फिर से यूज हो जाएगा और ये बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये हो गया मेरा स्टेप 2। अब काम अगर एक स्टेप में हो सकता है तो 2 स्टेप में क्यों करना है? काम अगर एक स्टेप में हो सकता है तो 2 स्टेप में क्यों करना है, ठीक है। अब कभी ऐसा होता है कि हमको, जैसे एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूं, ठीक है। आस्था को बोला गया, ठीक है, कि मम्मी ने कहा एक काम कर, जाके भाजी लेकर आ जा, ब्रेड लेकर आ जा, ठीक है, और एक काम करना, एक कॉफी का पैकेट भी ले आना। अब आस्था ने क्या किया वो ये है, ठीक है। आस्था क्या करती है, घर से निकलती है, अच्छा अच्छा मम्मी ने मेरे को बोला था भाजी लेके आने के लिए, और भाजी है जो जो सेंटर है वो यहाँ से 4 किलोमीटर है, ठीक है। अब ये गई, भाजी लेकर घर पर आ गई। मम्मी ने बोला अरे तेरे को बोला था भाई भाजी के साथ के अंदर ब्रेड भी लाने के लिए। ओ या, ये वापस जाती है, फिर से जाती है, फिर से जाके वापस लेके आती है, ब्रेड लेकर आती है। मम्मी बोले अरे भाई कॉफी का पैकेट भी बोला था। ओ यस, ये जाती है, तीसरा चक्कर लगाती है। अब ये काम एक ही बार में हो सकता था नाश्ता, तो 3 स्टेप में करने की क्या जरूरत है? ठीक है, लेकिन हम लोग ने किया, तो हर बार ये गई, हर बार ये गई, तो इसने क्या किया, जाके वापस आ गई, जाके वापस आ गई। अरे एक ही स्टेप में कर ले, ठीक है। तो एनर्जी का सेविंग होता है, टाइम का सेविंग होता है। पेट्रोल जो बर्बाद किया, आजकल पेट्रोल वैसे ही बहुत महंगा हो गया, ठीक है, तो पेट्रोल का इस्तेमाल कम से कम होता है, ठीक है। तो जब ऐसा होता है कि यू कैन यूज दिस, देन यस डेफिनेटली दैट विल बी मोर एनर्जी सेविंग, ठीक है। तो हम लोग जो भी करें, देखिए पॉल एनेस्टस का कहना बिल्कुल सीधा था कि आप जो भी करो, केमिस्ट्री का इस्तेमाल के बगैर तो आप दुनिया में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन you can use the chemistry very efficiently. You do this,
You can use it, optimize it, use it for a very long duration. Absolutely no problem at all. ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम इसके अंदर पहले क्लियर है ये? इज इट ओके? पास्ता एक ही बार में लेकर आना है, हाँ ठीक है, गुड, चलिए। और बहुत स्टोरेज स्पेस है हम लोग के यहाँ, सही के यहाँ पे, ठीक है, घर बनाया है, छोटा नहीं बनाया उसका, ठीक है, तो स्टोर कर सकते हो, लाके यूज करते रहेंगे हम लोग सब, ठीक है। या वर्षा क्या लिखा है? सर विल यू सेंड द पीडीएफ? किसका पीडीएफ भेजो वर्षा? ये तो टेक्स्ट बुक आपके पास ये है, टेक्स्ट बुक नहीं है, मतलब यू हैव दिस ऑनलाइन टेक्स्ट बुक विथ यू और नॉट? वर्षा बांडला, या वर्षा, कैन यू हियर मी? ओके, सो रिड्यूस डेरिवेटिव्स का जब हम काम करते हैं तो रिड्यूस डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है कि हमको वो काम मिनिमाइजेशन ऑफ स्टेप में करना है, ठीक है, मिनिमाइज स्टेप में करना है उसको, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एटम इकोनॉमी का भी इस्तेमाल करते हैं, हर चीज का इस्तेमाल करते हैं, जो भी चीज से हमारा काम बड़ी आसानी से हो जाए, ठीक है, और जो मिनिमम ऑफ स्टेप्स में हो जाए वो काम हम करते हैं। अब ये देखो एक बहुत बड़ा सा रिएक्शन दिया है, ठीक है, मैं आपको एक सिंप्लिसिटी के साथ बता देता हूँ इसको करना क्या है इसमें, ठीक है। ओके, हैव अ लुक हियर। आई हैव गॉट दिस एज एम हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। पहली बात तो ये समझ लें कि आपका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो यहाँ पे लगा हुआ है OH और यहाँ पे लगा हुआ है CHO। CHO होता है आपका अल्डिहाइड ग्रुप, ये होता है अल्डिहाइड। अब हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं एम हाइड्रोक्सी। क्यों? यहां से पहली पोजीशन ये होती है ऑर्थो, इसके बाद होता है मेटा, तो ये हो जाता है मेटा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ठीक है। हम लोग जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करेंगे, ठीक है, तो मैं बताऊंगा कि आपको किसको प्रेफरेंस दिया जाता है और काम कैसे किया जाता है। फिलहाल कुछ मत करें, जस्ट हैव अ लुक, डू नॉट डू दिस रिएक्शन ऑल्सो, हैव अ लुक व्हाट वी आर डूइंग। अब आपने इसमें ऐड करने बोला, आपने कंपाउंड इसमें ऐड कर दिया, ठीक है, ये कंपाउंड है आपका, ठीक है, क्लोरोमिथाइल बेंजीन, ठीक है। तो आपने इसको ऐड किया, किसके लिए ऐड किया ये बताता हूं। ये देखो, आपको OH को प्रोटेक्ट करना था, यहां पे देखो OH, और लास्ट स्टेप देखो, ठीक है, लास्ट स्टेप इधर नीचे, यहां पे आपको दिखेगा OH इधर भी है और OH इधर भी है। आपको अगर अपने OH को सेव करना है, इसको आपको किसी भी तरह बचाना है, तो आपने क्या ऐड किया बीच में? C6H5CH2Cl। तो इसने क्या किया, इसको मास्क किया थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए मतलब ऐसा लगे जो मास्क हम लोग पहनते हैं ना, तो उस तरह का मास्क लगा दिया इसके ऊपर, और बाद में वापस क्या किया, डी प्रोटेक्शन ऑफ OH ग्रुप, तो वापस मेरा OH ग्रुप वापस आ गया। फर्क क्या पड़ा, इधर अल्डिहाइड की जगह आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन मुझे थोड़ी देर के लिए दोनों को चेंज करने के बगैर, सी यहाँ पे भी है, अगर मैं एक्चुअल रिएक्शन करता तो क्या होता, मेरा OH भी चेंज हो जाता अगर, ठीक है। तो मैंने क्या किया, थोड़ी देर के लिए उसको कपड़ा पहना दिया, ठीक है, तो यहाँ पे ये बैठा हुआ है, नेक्स्ट में मेरा OH मुझे वापस मिल गया। इज दिस क्लियर और नॉट? सी हियर, OH एट बोथ द पोजीशन, राइट, इधर भी है इधर भी है, और बीच में आपने इसको यहाँ पे क्या किया है, यू हैव मास्क्ड इट आउट, ठीक है। तो इस एरिया को मैंने पूरा का पूरा बंद कर दिया, ठीक है, और उसको मैंने ताला लगा के रख दिया, किससे? CH2C6H5 से। तो मुझे चेंज क्या करना है, अल्डिहाइड टू कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, और ये चेंज हो जाएगा एंड यू विल गेट बैक योर OH। बात समझ में आई है? वापस समझाऊं? शुड आई एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल? ठीक है, बाय Yes, डूइंग sir. इट। चलो इसको ऐसा कर लेते हैं, देखो करना कुछ नहीं, पहले देख लेना इसको, CHO अल्डिहाइड है ये, ठीक है, और ये मेरा OH है। इसको हम लोग बोलते हैं, जैसे यहां होता है ना, तो ये पोजीशन हो गई 1, ये हो गई 2, ये हो गई 3, तो पहली पोजीशन होती है ऑर्थो, और ये होती है मेटा, और ये होती है पैरा। ऑर्थो मेटा पैरा सुना है कि नहीं सुना है? OMP नहीं सुना है तो भी फर्क नहीं पड़ता है, चलो फिलहाल तो ये समझ लो, ये है मेरा मेटा और ये है मेरा OH, तो ये है हाइड्रोक्सी, तो ये है हाइड्रोक्सी, ठीक है, और ये बेंजीन में अल्डिहाइड है, इसलिए इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड, ठीक है, बेंजीन में अल्डिहाइड है, इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड, ठीक है। चलिए मैं उस पर काम करता हूँ, सही तरीके से करा देता हूँ, चलो कर लेते हैं।
देखो बेंजीन रिंग बनाओ और इसमें एक अल्डिहाइड ग्रुप लगाओ। अल्डिहाइड ग्रुप कौन सा होता है? CLD CHO, ये हो जाएगा बेंजल्डिहाइड। और यहां पे मैंने OH लगा दिया, तो ये हो गया मेरा मेटा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है ये? सही? Yes, sir. हम्म ओके। नाउ इसको मैं किसी से भी रिएक्ट करूं, सपोज मैंने रिएक्ट किया C6H5CH2Cl, ओके, इससे रिएक्ट कर दिया मैंने, ठीक है। ये बताए, चलो बुक का ही ले लेते हैं ना, इसके अंदर बराबर ही है ना, ये कौन सा लिया है इन्होंने? C6H5CH2Cl। अब देखो किया क्या है, ठीक है, आप कर क्या रहे हो? C6H5CH2O, यानी कि यहां से आपने क्या निकाला? एक H निकाल दिया, करेक्ट। यहां से क्या निकाल दिया आपने? एक H निकाल दिया, ठीक है। तो देखो हम लोग करते क्या है, यहां पे इसको जब रिएक्ट करते हो तो आपके पास में C6H5CH2, तो पहली बात तो ये मेरा H निकल गया, जो मुझे नजर नहीं आ रहा फिलहाल, ये निकाल दो। तो मेरा प्रोडक्ट जो बनेगा ना, वो क्या बनेगा? इसको तो आप लिखो CHO, ठीक है। और ये यहां पे ऑक्सीजन को रिटेन करना है, ये वाला ऑक्सीजन रिटेन कर लो, और बाकी जितना है ऐड कर दो एक्सेप्ट Cl, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा? OCH2C6H5, ठीक है। तो ये निकल गया, ठीक है। ये निकल गया। तो निकला क्या साथ में? इधर क्या बाहर जाएगा? ये H और ये Cl, तो ये दोनों बाहर चले जाएंगे एज व्हाट? HCl, बराबर है कि नहीं? समझ आ गया? यहां तक क्लियर है? H चला जाएगा Cl के साथ और ये रह जाएगा, ठीक है। ओके और नॉट, पहले यार बताओ, फिर आगे जाऊंगा, फिर बोलेंगे सर रिपीट। ठहरो, ओनली आशा डाल रही है। आशा सिर्फ वो थोड़ी मार्केट में गई है यार, बाकी सब लोग भी तो हैं। ये रहा, चलो। अरे यार, ये वैष्णवी को चला गया सिर्फ। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, रुको रुको, होल्ड करो। सब लोग जग रहे हैं सो रहे हैं, ये भी मालूम पड़ जाएगा। चलो। नेहा। Sir, repeat it once. हाँ, मुझे मालूम था इसलिए मैं रुक गया, मुझे पता था यही होने वाला है कौन है ये रिपीट वाला? पहले तो मुझे ये बताओ मुझे अच्छी तरह से पता था, मैं इसलिए रुक गया। मैं बोला पहले ये यहाँ तक बताओ, फिर आगे चलता हूँ। कौन था वो? Sir, Asha. आशा अच्छा Yes, sir. okay. अच्छा, क्या रिपीट करूँ आशा? कहाँ से रिपीट करूँ ये बताओ, स्टार्टिंग से? Sir, yes. ओके आशा, ये ले मैं इरेज ही कर देता हूँ इसको और वापस ही बना देता हूँ, ठीक है। आशा, आप जो बोलता हूँ वो करते जाना, ठीक है ना? बनाते जाओ। चलो, बेंजल्डिहाइड बनाओ, CHO, ठीक है। बेंजीन और अल्डिहाइड, ये हो गया बेंजल्डिहाइड, ठीक है। आशा, वायर डालते जाओ। हाँ, आशा ही बोला मैंने, आस्था नहीं बोला। आशा, आई नो, आशा चौहान है ना? बनाया आशा, फटाफट। Yes, sir. और इसके अंदर लगाना है OH, ठीक है। फिलहाल कंपाउंड का नाम भी छोड़ दो, वैसे है M हाइड्रोक्सी, क्योंकि ये ऑर्थो या बेटा होता है, तो इसका नाम हो जाता है M हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ठीक है। अब करना क्या? इसको रिएक्ट करना है विद C6H5CH2Cl। चलो, हो गया? Yes, sir. हाँ, अब करना क्या है देखो, यहां पे आशा मैं इसको ऐसे कैसे रख रहा हूँ CHO, यानी ये पोजीशन तो मैंने वैसी की वैसी रखी है, ये इतना तो पोजीशन वैसे ही है।
और यहाँ पे एक O और छोड़ देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक O आ गया, इधर तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, O आ गया, करेक्ट। Yes. और अब करना क्या है वो है ये H को लो और Cl के साथ निकाल दो, तो ये क्या बन जाएगा, -HCl, हट गया ये। Yes. और बाकी जो बचा उसको ऐड कर दो, तो मेरा बाकी क्या बचा, CH2C6H5, ये वाला इतना हिस्सा ये बचा ना, Yes. इसको यहाँ ऐड कर दो, OCH2C6H5। कोई प्रॉब्लम इसमें? No, no, sir. हाँ, अभी सबको क्लियर है? आगे चलने के पहले, हाँ, मेरे को पता है, मैं जानता हूँ बच्चों लोग को मेरे, आई नो इट। तो आप यहाँ पहुंच गए, ठीक है। अब क्या करना है वो बताता हूँ, ठीक है। इसके बाद इसको ऑक्सीडेशन करो, रिएक्शन को करो ऑक्सीडेशन, ठीक है। रिएक्शन को करो ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन करते हो तो हमेशा याद रखना, अल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाता है एसिड में, ठीक है। ऑक्सीडेशन जब करोगे तो आपका जो अल्डिहाइड है, ये हिस्सा, ये वाला अल्डिहाइड, ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में, क्योंकि ये O आके इसको अटैच हो जाएगा, ठीक है। और ये अटैच हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये रहा मेरा बेंजीन रिंग, ठीक है। और CHO, तो इसको मैं क्या करता हूं, देखो CH, और इसको रीअरेंज कर रहा हूं, ये O और ये वाला O दोनों को अंदर ले लेता हूं, तो ये एक ये वाला O और एक यहां वाला O, इनको मैंने अंदर ले लिया, तो ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मेरा अल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो गया, एसिड में। आस्था क्लियर है, आशा क्लियर है? पहले Yes, बोलती जा, sir. फिर आगे चलता हूं, नहीं तो फिर वापस पीछे नहीं आऊंगा अभी, ठीक है। CH2C6H5 क्लियर। और अब फाइनल स्टेप, ठीक है। बुक भी साथ में रखा है मैंने, ताकि बुक से भी देखोगे तो परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब क्या बोलता है, डी प्रोटेक्शन ऑफ OH ग्रुप। अब जब आप बोलोगे ना डी प्रोटेक्शन ऑफ OH ग्रुप, तो क्या करेगा, ये इसको वापस निकाल देगा, जिसको ऐड किया था। किसको ऐड किया था हम लोग ने, CH2C6H5, इसको फिर से निकाल दो, ठीक है। डी प्रोटेक्शन करना है ना, फिर से निकाल दो, तो हम लोग ने इसको निकाल दिया। अब बाय प्रोडक्ट हम लोग नहीं निकाल रहे, तो यहाँ पे क्या निकालना है, इसको निकाल दो, ये इसको निकालो और इसको रिप्लेस कर दो विद व्हाट, H निकाला था, H वापस डाल दो। ये देखो, ये H जो HCl के रूप में गया था, करेक्ट, ये HCl के रूप में, ये H को वापस ले लो अंदर, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा COOH और ये हो जाएगा OH। तो दिस इज मेटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, या बेंजीन सल्फोनिक बेंजीन एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, पूरा का पूरा नाम दे दूंगा। समझ में आ गया क्या ये? Yes. और ये है कि आप क्या करते हो, अपने अल्डिहाइड ग्रुप का इस्तेमाल करते हो। यहां पे आपके पास में OH है, ये OH को आपने रिटेन कर लिया और आपके अल्डिहाइड ग्रुप को आपने कन्वर्ट कर दिया इनटू अ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये वाला। तो ये CHO किस में कन्वर्ट हो गया, COOH में, बाकी सारा स्ट्रक्चर रिटेन्ड है। तो ये करने के लिए मैंने एक ही स्टेप का इस्तेमाल किया ना, राइट। तो मैंने उस पूरे प्रोडक्ट को चेंज कर दिया। तो ये मेरा M हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड था, ये कन्वर्ट हो गया इनटू M हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, और स्टेप कितना यूज किया, एक, वो भी क्या किया, इसको मास्किंग करने का, मतलब केवल थोड़ी देर के लिए कपड़ा पहना है, वापस निकाल दिया, ठीक है। डज दैट क्लियर? Yes. Sir. ओके, ये रहा। तो ये है मेरा स्टेप नंबर 8, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, मिनिमम स्टेप्स का इस्तेमाल करते हैं, रिड्यूस डेरिवेटिव्स, मिनिमाइजर शब्द। एक स्टेप के अंदर मैंने मेरे अल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, अल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए नेक्स्ट टाइम के लिए हेडिंग डालिए, यूज ऑफ कैटालाइसिस, और अगली बार सब जगह हुए मिलने चाहिए। थैंक यू वेरी मच। सबके कैमराज ऑन थे, वो तो सबसे सही चीज है।
मैक्सिमम लोगों के कैमराज ऑन थे, ठीक है। अभी आज तो सब लोग सो रहे थे, हाँ। तो यस, मैं देख रहा था, मैं बहुत कुछ देखते रहता हूँ, हालांकि मैं बोलता कुछ नहीं हूँ। अनामिका सही कह रहा था ना मैं, अनामिका हंस रही है, ठीक है। तो यस, हमको जगना भी है, और बहुत लोगों के कैमरास रखने का मतलब नहीं है, मुझे घर के आप लोग के सीलिंग के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। सही, कैमरा सीलिंग के ऊपर था, ठीक है। हाँ, फोकस आपके ऊपर होना है, सीलिंग के ऊपर क्या करूं मैं, सीलिंग थोड़ी देखनी है, घर के अंदर सबके वाओ व्हाट एन इंटीरियर, मुझे वो नहीं देखना है, ठीक है ना। मुझे आपसे बातें करनी है, आपसे काम करने, ठीक है ना। या सो आई थिंक इट इज वेरी क्लियर फॉर नेहा, मोनालिका, आर्यन, भक्ति, ठीक है। चलिए, सबसे इंटरेक्शन करते रहेंगे, काम होता रहेगा। गो थ्रू दिस एंड पुट ऑन 9 यूज ऑफ कैटालाइसिस। अगली बार जो शुरुआत होगी उसके अंदर एक छोटा सा क्वेश्चन जरूर पूछूंगा। ये हम लोग इसके 3 पॉइंट्स और करेंगे और मेरा पहला पार्ट इस चैप्टर का खत्म हो जाएगा, ठीक है, विच इज व्हाट ग्रीन केमिस्ट्री। और उसके बाद हम लोग चालू करेंगे नैनो केमिस्ट्री। और हो सकता है कि नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम लोग खत्म करने की कोशिश करें, कोशिश ये रहेगी, लेकिन शायद एक लेक्चर हम लोगों को एक्स्ट्रा एडिशनल शायद हम लोग लें, एक और लें खत्म करने के लिए। बट सबसे पहली चीज ये आपको समझ में आना चाहिए, गो टू दिस, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम डू लेट मी नो, ठीक है ना। मालूम होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। नहीं समझ में आया मार्क करके रखें, पूछ लें, ठीक है। रिएक्शन करने हैं, काम करना है, और नेक्स्ट टाइम से होमवर्क भी दे दूंगा, काम करना शुरू करना पड़ेगा। और सबसे पहले सब लोग सुबह एक चाय का प्याला लेके बैठ जाओ, चाय पीने वाले, ठीक है। बिंदास चाय वाय पियो, मैंने कहा है ना, कैमरा ऑन रखो, चाय पीना है, खाना खाना है, जो करना है वो करो, लेकिन कैमरा शुड बी ऑन, ठीक है। इज इट क्लियर? Yes. ओके, चलो, Yes. सी यू नेक्स्ट टाइम। सब लोग तब तक के लिए टाटा गुड बाय। यश, हाँ यश, ओके, Bye, sir. बाय, टेक केयर, चलो बाय बाय बाय, चलो, ओके, बाय।